आवश्यक है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर नगेंद्र के आधार पर इनके अनुसार कालखंडों के नामकरण या वर्गीकरण पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इनका कालखंड अगर हम देखें डॉक्टर नगेंद्र का, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन मिस्र बंधु हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। शिवसिंह सेंगर हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये भी हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। प्रश्न की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए, तथ्यगत दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे ज्यादा जो विवादित कालखंड है नामकरण को लेकर के वो है आदिकाल और रीतिकाल। तो यहीं से आपने देखा होगा कि अक्सर प्रश्न भी होता है, आदिकाल के नामकरण को लेकर के पूछा जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर MIS के आदित्य बैच में। इस क्लास के क्रम में हम लोगों का जो प्रसंग चल रहा था, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रसंग चल रहा था, और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में हम लोगों ने बच्चन सिंह तक कर लिया है। आगे नगेंद्र पर थोड़ी सी चर्चा करनी है, और उसके बाद के जो साहित्य इतिहास हैं उनका सिर्फ तथ्यगत उनकी जानकारी आपको चाहिए कि कब प्रकाशित हुआ, लेखक कौन है। तो नगेंद्र पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बाकी सिर्फ फैक्ट तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो मैचिंग करने के लिए भी आ जाता है या पूछे भी जाते हैं। तो उनमें हम लोग अंदर जाके विशेष चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा के विषय जो थे, आचार्य शुक्ल थे, ग्रियर्सन साहब थे, मिस्र बंधु थे, आपके रामकुमार वर्मा थे, बच्चन सिंह थे। नगेंद्र पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर चर्चा वांछनीय थी, इसलिए अंदर जाके हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसके बाद नगेंद्र के बाद लगभग जो भी साहित्य इतिहासकार आएंगे उन पर आपको विशेष रूप से चर्चा करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। वहां से सिर्फ तथ्यगत जानकारी पर्याप्त है परीक्षाओं के मद्देनजर। तो पहले हम लोग डॉक्टर नगेंद्र की बात कर लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो है, इनका जो साहित्य इतिहास है वो उसे लिखित इतिहास न कह के संपादित इतिहास कहना उचित होगा। संपादित है ये क्योंकि इन्होंने संपादन किया है। इसमें इनके साथ साथ 26 अन्य विद्वान भी इसमें आते हैं, जिनके विचार इसमें आपको मिलेंगे। तो ये सिर्फ नगेंद्र की अपनी मौलिक अवधारणा नहीं है, संपादित इतिहास है। वस्तुतः इस साहित्य इतिहास का अकादमिक क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। इसलिए महत्व है क्योंकि इन्होंने पहले से जो भी विवादित चीजें थी, जहां जटिलताएं थी, उनको सुलझाने का हर संभव प्रयास किया है। तो अकादमिक आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए इस किताब की जो महत्ता है वो बढ़ जाती है। ठीक है। इनके इतिहास का संपादन वर्ष जो है वो 1973 है। 1973 में इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ, और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 26 ऐसे विद्वान हैं जिनके विचार इसमें शामिल किए गए हैं। उनके द्वारा जो प्रतिष्ठित अवधारणाएं हैं उनको भी शामिल किया गया है, और फाइनली डॉक्टर नगेंद्र ने उसका संपादन किया है। तो इसलिए ग्रंथ का नाम जो है वो डॉक्टर नगेंद्र के नाम पर ही आता है। जो आपको पुस्तक उपलब्ध है उस पर 2 लोगों के नाम मिलते हैं, डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल का नाम मिलता है। अब इसकी कुछ विशेषताओं का यदि हम उल्लेख कर लें यहाँ पर तो आवश्यक है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर नगेंद्र के आधार पर इनके अनुसार कालखंडों के नामकरण या वर्गीकरण पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इनका कालखंड अगर हम देखें डॉक्टर नगेंद्र का, तो इनके कालखंड वर्गीकरण में जैसा कि प्रायः विद्वानों ने 4 कालखंड निर्धारित किए हैं। सबसे पहला जो है इनका वो है आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा जो लेते हैं ये 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक लेते हैं। मतलब इन्होंने कोई एक टाइम नहीं लिया, 7वीं से 14वीं सदी का मध्य। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक पॉइंट ऑफ टाइम चुना, ये सीधे सीधे 7वीं सदी के मध्य से लेके 14वीं सदी के मध्य तक आदिकाल लेते हैं। इसके बाद भक्तिकाल 14वीं से 17वीं सदी के मध्य, भक्तिकाल की समय सीमा जो लेते हैं वो 14वीं से
17वीं सदी का मध्य। इसके बाद रीतिकाल जो है 17वीं से 19वीं सदी का मध्य। रीतिकाल 17वीं से 19वीं सदी का मध्य। इसी तरह लास्ट आधुनिक काल, इसके लिए निर्धारित करते हैं 19वीं सदी से के मध्य से अब तक, या अद्यतन कह सकते हैं। तो इन्होंने जो टाइम लिया है वो एक एक्यूरेट ऐसा टाइम नहीं लिया, हर सदी में मध्य की बात इन्होंने की है। अब वो मध्य थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है टाइम में, और ये उचित भी लगता है। अब इसके बाद जहां तक आधुनिक काल का प्रश्न है, इससे पहले के विवाद लगभग सुलझ चुके हैं। आधुनिक काल के जो कालखंडों के वर्गीकरण नामकरण है, उन नामकरणों में नगेंद्र ने कुछ अपना वो लगाया है, अपने हिसाब से कुछ चेंज किया है। आधुनिक काल का वर्गीकरण जब ये करते हैं तो यहाँ से आप सभी को ध्यान होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है। आधुनिक काल का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम लोग साहित्य में भारतेंदु युग को पढ़ते हैं। भारतेंदु युग को ये भारतेंदु युग नाम नहीं देते हैं अपने इतिहास में, उसको कहते हैं पुनर्जागरण काल। तो पहला जो बनाते हैं ये पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल की समय सीमा कुछ इतिहासकारों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि कुछ इतिहासकारों ने भारतेंदु जी के जन्म से लिया है, यानी 1850 से लिया है, और कुछ इतिहासकारों ने 1857 से लिया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस समय सीमा को 1857 से लिया है। तो ये टाइम हो जाता है 1857 से लेकर 1900, मतलब बोले तो पुनर्जागरण काल इन्होंने भारतेंदु युग को नाम दिया है। इसके बाद दूसरा जो युग आता है जो सर्वमान्य है, द्विवेदी युग, उसको डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास में जागरण सुधार काल नाम दिया है। तो दूसरा कालखंड हो गया इनका जागरण सुधार काल, बोले तो द्विवेदी युग। अब इसकी समय सीमा जो लेते हैं 1900 से 1918, जैसा कि सभी ने लिया है। सरस्वती के प्रकाशन से लेकर के 1918, जहां से छायावाद आंदोलन का शुरुआत हो जाता है। उसके बाद तीसरा कालखंड इनका भी वही है, छायावाद। छायावाद का नाम इन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। बच्चन सिंह ने स्वच्छंदता काल सुझाया है, लेकिन इन्होंने छायावाद को छायावाद ही रखा है। और इसकी समय सीमा जो इन्होंने ली है वो ली है 1918 से लेकर 1938 तक। 1918 से लेकर 1938 तक इन्होंने छायावाद की समय सीमा ली है। इसके बाद इन्होंने जब जैसे कि 36 में प्रगतिवाद आ जाता है, वहां से प्राय इतिहासकारों ने प्रगतिवाद रखा है, लेकिन इन्होंने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को एक साथ ही रखा हुआ है अपने इतिहास में, और उसको नाम दिया है प्रगति प्रयोग काल। प्रगति प्रयोग काल। इन दोनों को मतलब प्रवृत्तियां अलग हैं, अलग अलग विवेचन अवश्य किया है, लेकिन इस काल खंड को इन्होंने एक ही नाम दिया है, प्रगति प्रयोग काल, जिसकी समय सीमा इन्होंने ली है 1938 से लेके 1953 तक। उन्नीस से लेकर के 1953 तक इसकी समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र ने ली है। ठीक है, इसके बाद अंतिम कालखंड जो ये बनाते हैं वो है नवलेखन काल। नवलेखन काल की जो समय सीमा लेते हैं 1953 से लेकर अद्यतन। अब जहां तक आप सभी जानते हैं कि काव्य आंदोलन में या कहानी आंदोलन में नवलेखन के बाद बहुत सारे आंदोलन पढ़ने होते हैं अलग अलग, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने उन सभी को संग्रहित रूप से नवलेखन काल ही माना है, क्योंकि इतने सारे आंदोलन से साहित्य का वर्गीकरण जो है वो और जटिल हो जाता है, ऐसा मानना है इनका। इसलिए इन्होंने
नवलेखन के बाद का जितना भी आंदोलन है, जैसे आप काव्य आंदोलन पढ़ते हैं तो नई कविता के बाद से आपको कई आंदोलन, जैसे अकविता आती है, जनवादी कविता आती है, बहुत सारे आंदोलन इस तरह से आते हैं। लेकिन इन्होंने उन सभी आंदोलनों को समेट के सबको क्या किया है कि नवलेखन के अंतर्गत ही रखा है। वस्तुतः हमें सबको अलग अलग, सबका परिचय अलग अलग पढ़ना है। हमें अलग से नई कविता भी पढ़ना होगा, नवगीत आंदोलन भी पढ़ना होगा, साठोत्तरी कविता भी पढ़ना होगा, जनवादी कविता भी पढ़ना होगा, विचार कविता भी पढ़ना होगा, बीट कविता भी पढ़ना होगा। ये सारे आंदोलन हमें थोड़ा थोड़ा परिचय अवश्य लेना है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण जब हम देख रहे हैं तो उनके अनुसार जो वर्गीकरण होगा वो ये होगा। तो ये ध्यान रखना इसलिए भी आवश्यक है कि ये कालखंडों के नामकरण जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब ये तो रहा आपके डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण। इसके बाद बहुत सारे साहित्य इतिहास ग्रंथ ऐसे हैं जो सिर्फ हमें तथ्य की जानकारी चाहिए, ग्रंथ का नाम, उसके रचनाकार और उसका प्रकाशन वर्ष। तो उसके लिए हमने यहां पर आपको उसकी एक पीडीएफ जो है वो लगा दी है। ठीक है, यहां पर हमने एक पीडीएफ लगा दी है डॉक्टर नगेंद्र के बाद। देखिए, अन्य साहित्य इतिहासकार और उनकी रचनाएं, इसमें लगभग जितने भी आपके महत्वपूर्ण साहित्य इतिहासकार हैं उनकी रचनाएं भी यहाँ पर क्या हैं, सबको समायोजित कर दिया गया है। तो ये जितने भी तथ्य हैं वो सब आपको यहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो विषय है हम लोगों का वो ये है कि हमें हिंदी साहित्य के आरंभ संबंधी विवाद पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर के विद्वान जो है वो अलग अलग वर्गों में बट जाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर के विद्वानों का अपना अलग अलग नजरिया है, अलग अलग वर्गों में बंट जाते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ विषयक विवाद कहां से माना जाना चाहिए और किसने कब से माना है। अब जब ये आरंभ संबंधी विवाद खड़ा होगा तो स्पष्ट है कि इसके साथ एक प्रासंगिक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, और वो प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है। क्योंकि अलग अलग दौर माना गया है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, तो ये स्वाभाविक है कि कवि भी अलग अलग हो जाएंगे। तो यदि आरंभ संबंधी जो विवाद है इसको देखते हैं तो आरंभिक या पहला कवि संबंधी भी विवाद जो है इसका एक प्रासंगिक प्रश्न बन जाता है। और ये अक्सर आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का पहला कवि फला ने किसको माना है, जैसे रामकुमार वर्मा ने किसे माना है, या सांकृत्यायन ने किसे माना है, या शुक्ल जी आदि, ये लोग किसको मानते हैं। तो जब आरंभ का विवाद होगा तो पहले कवि का भी विवाद होगा। ये दोनों प्रासंगिक बातें हैं, एक साथ जुड़ती हैं। आरंभ संबंधी अगर विवाद को आप देखें तो इसमें आपको विद्वान जो हैं वो चार धड़े में बंटे हुए दिखाई देंगे। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा है जो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानता है। 7वीं शताब्दी से। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा है जो हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से मानता है। एक वर्ग ऐसा है जो हिंदी साहित्य का आरंभ 12वीं शताब्दी से मानता है। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा है जो हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 14वीं शताब्दी से मानता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग वर्ग बन जाते हैं। अब यहीं से वो समस्याएं सारी आनी शुरू होंगी कि कौन कौन से विद्वान जो हैं वो 7वीं शताब्दी से मानते हैं। अब उनमें से मानने वालों में हिंदी का पहला कवि किसने किसको माना है। ऐसे ही क्रमिक रूप से इन चारों को आपको देखना होगा।
कि भाई 10वीं शताब्दी से मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं, 12वीं से मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं, और 14वीं सदी से मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं। सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें वो 7वीं शताब्दी से मानने वाले विद्वानों पर चर्चा करेंगे। अब यहां देखिए 7वीं शताब्दी से मानने वाले विद्वान कौन कौन से लोग हैं जो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। तो ऐसे विद्वानों में जो नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। मिश्र बंधु, हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। शिवसिंह सेंगर, हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन, हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये भी हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। ये सारे विद्वान ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से स्वीकार करते हैं। अब इनमें भी हिंदी साहित्य का आरंभ तो इन सभी विद्वानों ने 7वीं शताब्दी से आरंभ मान लिया, लेकिन इसके बाद भी एक तकनीकी पेंच इसमें फंसता है। तकनीकी पेंच ये फंसता है कि किसने हिंदी का पहला कवि किसको माना, क्योंकि इन लोगों में भी मतभेद है, सभी ने एक ही किसी कवि को हिंदी का पहला कवि नहीं माना है। तो अब यहाँ पर प्रथम कवि संबंधी अगर मान्यता की हम बात करें तो प्रथम कवि संबंधी मान्यताएं जो हैं वो सबकी अलग अलग हैं, ठीक है। अब जैसे आप सेंगर की बात करें, शिवसिंह सेंगर, तो सेंगर जो है ये पुष्य या पुंड, पुष्य कहिए चाहे पुंड कहिए, को प्रथम कवि माना इन्होंने। ऐसे ही यदि मिश्र बंधुओं की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने भी पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना। यदि आप पंडित राहुल सांकृत्यायन की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, तो इन दोनों ने सरहपा को पहला कवि माना है। इन्होंने माना सरहपा को, डॉक्टर नगेंद्र ने भी माना सरहपा को। राम कुमार वर्मा जी जो हैं ये स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मान लेते हैं। तो ये इसमें भी क्या है कि प्रथम कवि को लेकर के मतैक्य नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना है। अब इसके बाद जो दूसरा आपका दौर है वो है 10वीं शताब्दी से मानने वाले विद्वानों का। 10वीं शताब्दी से कौन कौन मानते हैं? 10वीं शताब्दी से मानने वाले जो विद्वान हैं आपके, उसमें दो बड़े नाम आते हैं, आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों विद्वान ऐसे हैं जो हिंदी से, इनके अतिरिक्त यदि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बात की जाए तो गुलेरी जी भी 10वीं शताब्दी से ही मानते हैं। तो ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है। इनमें भी आप देखेंगे कि प्रथम कवि को लेकर के शुक्ल जी ने ऐसा कोई स्पष्ट मत तो नहीं दिया है, लेकिन उनके मत से इतना जरूर कहा जा सकता है कि उन्होंने भोज के समकालीन मुंज को पहला कवि माना है। मुंज को गुलेरी जी ने भी मुंज को ही पहला कवि माना है। और जहां तक प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो इन पर हम लोग चर्चा ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अब्दुल
रहमान। तो इस तरह से इन विद्वानों ने जो हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किया है वो स्वीकार किया है 10वीं शताब्दी से। अब एक तीसरा वर्ग जो 12वीं शताब्दी से मानता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। 12वीं शताब्दी से मानने वाले 12वीं शताब्दी से मानने वाले विद्वानों में दो बड़े नाम आते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, और दूसरा नाम आता है हरिश्चंद्र वर्मा का। यहां पर दो नाम, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और दूसरा बड़ा नाम जो है वो आपका हरिश्चंद्र वर्मा का। अब इनमें भी ये है कि इन दोनों ने ही हिंदी का पहला कवि अलग अलग माना है। भले इन दोनों ने 12वीं शताब्दी से, मतलब समय तो एक ही माना है कि 12वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन कवि इन दोनों ने भी अलग अलग माना है। जहां तक गणपति चंद्र गुप्त की बात है तो गणपति चंद्र गुप्त जो है ये शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी को ये हिंदी का पहला कवि माने हैं, और उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास। रचना की बात करें तो भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की रचना है ये। तो इसको इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास को पहली रचना माना है, शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है। वहीं पर जब आप हरिश्चंद्र वर्मा की बात करते हैं तो हरिश्चंद्र वर्मा जो हैं ये शालिभद्र सूरी के गुरु वज्रसेन सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। वज्रसेन सूरी, वज्रसेन सूरी को पहला कवि मानते हैं। वज्रसेन सूरी की जो रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली धीर रास है। नाम सेम है, एक शब्द बढ़ जाता है धीर। भरतेश्वर बाहुबली धीर रास, ठीक है। इसका रचना काल जो है वो 1164 है। इन दोनों ने वस्तुतः 12वीं शताब्दी से माना है, लेकिन दोनों के अनुसार देखेंगे तो हिंदी का प्रथम कवि जो है वो अलग अलग है। इसके बाद 14वीं शताब्दी से मानने वाले विद्वानों को भी देखिए। ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं जो 14वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं? तो ऐसे विद्वानों में डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अब इन तीनों लोगों को यदि आप देखें तो इन तीनों में नामवर सिंह की ख्याति जो है वो प्रख्यात आलोचक के रूप में है। सुनीति कुमार चटर्जी और उदय नारायण तिवारी की बात करें तो इन दोनों की ख्याति जो है वो भाषा विज्ञानी के रूप में है। तो स्पष्ट है कि इन तीनों विद्वानों का 14वीं सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना इस बात का सूचक है कि ये तीनों ही विद्वान भाषाई प्रांजलता की दृष्टि से हिंदी साहित्य का आरंभ 14वीं शताब्दी से मानते हैं। इनका मानने का जो आधार है वो प्रथम कवि, प्रथम रचना ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इनका सीधा सा आधार है ये भाषा विज्ञान को आधारगत करते हुए भाषाई प्रांजलता की स्थिति को देखते हैं, रेखांकित करते हैं। और इनका मानना है कि 14वीं शताब्दी तक आते आते भाषा बिल्कुल परिनिष्ठित हो चुकी थी। तो इसलिए हिंदी साहित्य का आरंभ यहीं से माना जाना चाहिए जहां से भाषा एक परिनिष्ठित रूप में प्रतिष्ठित हुई है। तो इनका
आधार जो है वो है भाषिक, भाषाई आधार पर ये मानते हैं कि भाई हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 14वीं शताब्दी से स्वीकृत होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग विद्वान, अलग अलग मत, अलग अलग प्रथम कवि, अलग अलग प्रथम रचनाएं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं कि किसने किसको माना है। इसके बाद जो है साहित्य इतिहास लेखन के क्रम में एक मुद्दा और ज्वलंत है, जहां से अक्सर या हर एग्जाम में क्वेश्चन आपके होते ही होते हैं, वो है कालखंडों के नामकरण संबंधी विवाद से। कालखंडों के नामकरण जो हुए हैं, कालखंडों के नामकरण, तो इस नामकरण में आप देखेंगे कि सर्वाधिक विवाद जो है वो आदिकाल को लेकर के है। भक्ति काल पर नामकरण को लेकर ऐसा कोई विवाद तो नहीं देखा जाता, थोड़ा बहुत जो है उसको नगण्य ही माना जाना चाहिए। फिर उसके बाद रीति काल के नामकरण को लेकर आपको विवाद की स्थिति दिखाई देगी, और आधुनिक काल में ऐसा कोई विवाद नहीं दिखेगा। छोटी मोटी चीजें हैं जिन पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं आसानी से, वो वहां पर कोई विवाद की स्थिति नहीं है। प्रश्न की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए, तथ्यगत दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे ज्यादा जो विवादित कालखंड है नामकरण को लेकर के, वो है आदिकाल और रीतिकाल। तो यहीं से आपने देखा होगा कि अक्सर प्रश्न भी होता है, आदिकाल के नामकरण को लेकर के पूछा जाता है। अब इसमें आप मोटा मोटा दिमाग में ये रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो विवाद है वो आदिकाल पर है। आदिकाल के 13-14 नाम गिनाए जाते हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा, जैसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कह दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कह दिया, अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दे दिया है। इसके बाद आपका भक्ति काल है। तो भक्ति काल को लेकर के ऐसा कोई विवाद नहीं है। हाँ, उसके उपखंडों को लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम सुझाए हैं। जैसे शुक्ल जी ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी और निर्गुण प्रेमाश्रयी कहा, तो राम कुमार वर्मा ने उसे संत काव्य और प्रेम काव्य कह दिया। तो ये छोटा सा विवाद है। उसके बाद आपका रीतिकाल, रीतिकाल को लेकर के आदिकाल के बाद दूसरा बड़ा विवाद जो है वो रीतिकाल को लेकर के है, क्योंकि कोई इसको रीतिकाल कहता है, कोई श्रृंगार काल कहता है, कोई कला काल कहता है। तो यहाँ पर थोड़े से अलग अलग नामकरण की स्थिति है। आधुनिक काल ज्यों का त्यों मान लीजिए आप, आधुनिक काल में कोई ऐसा विवाद आपको नहीं दिखेगा। हाँ, ये जरूर है कि आधुनिक काल के उपखंडों को लेकर के कुछ विवाद की स्थिति ऐसी है, जैसे हमने शुरू में ही आपको दिखाया कि आधुनिक काल के कालखंड को लेकर के भारतेंदु युग प्रचलन में है, लेकिन नगेंद्र उसको पुनर्जागरण काल कहते हैं। द्विवेदी युग जो है वो सर्वमान्य है, लेकिन नगेंद्र जो है उसको जागरण सुधार काल कहते हैं। वैसे ही यदि आप छायावाद में जाते हैं, तो छायावाद में जाने पर बच्चन सिंह जो है उसको छायावाद न कह करके स्वच्छंदावाद कहने का या स्वच्छंदा काल कहने का पक्ष लेते हैं। जब आप प्रगतिवाद में जाते हैं, तो प्रगतिवाद को लेकर भी थोड़ा सा विवाद है। जब 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, तो इसमें जो शामिल साहित्यकार थे उनमें थोड़ी बहुत लोचशीलता थी। जरूरी नहीं था कि सब कट्टर मार्क्सवादी थे, लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो पूरी तरह से मार्क्सवादियों ने अपने अंडर में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया, तो ये बंट जाता है। तो वहां पर थोड़ी सी एक समस्या ये आती है कि कुछ लोग उसको प्रगतिशील कहना चाहते हैं, लेकिन वो प्रगतिशील चल नहीं पाया, प्रगतिवाद ही चल पाया, और वो मार्क्सवाद के लिए रूढ़ हो गया पूरी तरह से। ठीक वैसे ही उसके बाद जब आप प्रयोगवाद में आते हैं, तो प्रयोगवाद नामकरण नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं 4 सप्तक की कविताओं का मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन के क्रम में उन कविताओं को प्रयोगवादी कविता नाम दे देते हैं, और साहित्य जगत में ये बात जो है वो लोकप्रिय हो जाती है, सब लोग उसको प्रयोगवाद ही कहने लगते हैं। लेकिन स्वयं अज्ञेय जी जब 4 सप्तक की भूमिका लिखते हैं, तो उसमें वो स्पष्ट करते हैं कि भाई प्रयोग का कोई वाद नहीं होता, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना।
तो इसलिए हमें प्रयोगवादी नहीं कहना चाहिए, हमें प्रयोगशील कहना चाहिए। तो वहां पर बस इतना सा विवाद है, और ये बात पूछा भी जाता है, अज्ञेय जी का कथन है तार सप्तक की भूमिका से, तो इसलिए इसकी महत्ता जो है वो बढ़ जाती है और ये प्रश्न बनता है। लेकिन इसे हम साहित्य पढ़ने के क्रम में किसी बड़े विवाद के रूप में विवेचित नहीं कर सकते। सिर्फ इतना उन्होंने कहा है कि भाई हम प्रयोगवादी नहीं, हम प्रयोगशील हैं, क्योंकि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। प्रयोगवादी कहना निरर्थक सा प्रतीत हो रहा है। तो ये कुछ छोटे मोटे इसी तरह के विवाद आते हैं कालखंडों के नामकरण को लेकर के। वस्तुतः ये अपने आप में कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से जो ध्यान में रखना है वो आदिकाल के अलग अलग नामकरण को ध्यान में रखना है और रीतिकाल के अलग अलग नामकरण को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मैचिंग के लिए भी, मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है कि ये नाम किसने दिया, ये नाम किसने दिया। तो इसकी भी आपको पीडीएफ यहां पर अटैच मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर भी आपको ये सारा नामकरण संबंधी जो है आपका जो भी, जैसे आदिकाल है तो आदिकाल में आप देख सकते हैं वीरगाथा काल, शुक्ल जी जो है वो वीरगाथा काल कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल कहते हैं, ग्रियर्सन चारण काल कहते हैं, राम खेलावन पांडे संक्रमण काल कहते हैं, मिश्र बंधु जो है वो आरंभिक काल कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो बीजवपन काल कहते हैं, गणपति चंद्रगुप्त जो है वो प्रारंभिक काल नाम देते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसको वीर काल कहते हैं, सांकृत्यायन इसको सिद्ध सामंत काल कहते हैं। इसी प्रकार राम कुमार वर्मा जो है अपने इतिहास में इसे दो नामों से अभिहित करते हैं, संधि काल एवं चारण काल, और डॉक्टर बच्चन सिंह इसको अभ्रंश काल एक जातीय साहित्य से संज्ञापित करते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा जो भी नामकरण किए गए हैं, ये सारे नामकरण जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे उपलब्ध है, किसने किस कालखंड को क्या नाम दिया। यही मुख्य विवाद है आपका कालखंड के नामकरण को लेकर के, और हिंदी साहित्य के आरंभ से संबंधित यहाँ से अक्सर प्रश्न होते हैं, जिसका पूरा विवरण आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और हर चीज जो है इसमें सारे कंटेंट जो है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों का जो साहित्य इतिहास लेखन वाला प्रसंग था वो आज पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग साहित्य की कक्षा में शुरुआत करेंगे, साहित्य आदिकाल से शुरुआत करेंगे, आदिकाल से अपने साहित्य की। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।